नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद से संबंधित विचार। नेहरू व्यूज ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म आर मीन टू एंड नॉट द एंड इटसेल्फ, ऐसा नेहरू का मानना था। तो आज से पहले कई क्लासेस में हमने नेहरू के जीवन परिचय और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में देखा था। वो क्लास अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके बाद में हमने नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद से संबंधित विचार। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो है वो बीए और एमए के जहाँ इंडियन थिंकर पढ़ाए जाते हैं उनके लिए लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ बीए और एमए के एग्ज़ाम होते हैं, बड़े क्वेश्चन जब आते हैं तो कोई भी एग्ज़ामिनर है वो नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद से अलग नहीं रह सकता है। तो क्या है नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद, देखते हैं इसको। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने बताया है कि सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। जो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको आपको प्रेस करना है। तो चलते हैं नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद से संबंधित विचार देखते हैं। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा समाजवाद के बारे में पता होना चाहिए। समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें ये कहा जाता है कि उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन हैं वो राज्य के अधीन रहेंगे। यानी राज्य ही ये तय करेगा कि किस चीज़ का उत्पादन करना है और इसका वितरण किस तरह से करना है। यानी निजी संपत्ति, निजी व्यवसाय का किसी भी तरह का औचित्य नहीं रहता है। तो समाजवाद की अब छोटी सी परिभाषा या छोटी सी समझ आप में विकसित करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि समाजवाद उत्पादन और वितरण के साधनों पर अपना नियंत्रण रखता है। वहीं पूंजीवाद है वो ये कहता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो और मार्केट है वो उसमें हस्तक्षेप लेजर फेयर का सिद्धांत राज्य को अपनाना चाहिए। वो बोलते हैं कि निजी संपत्ति का वजूद होना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित होता है। तो राज्य का काम सिर्फ जो नियम है वो देखना है और प्रतियोगिता के नियम देखना है। तो ऐसा पूंजीवाद का मानना है। तो एक समय था जब पूंजीवाद बहुत ज़्यादा हावी था, लेकिन 1917 के बाद में जब लेनिनवादी क्रांति हुई तो उसके बाद में समाजवाद है वो दिन दुगने रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। तो उदारवादी जो व्यक्तिवादी भी उनको कहते हैं, जो पूंजीवादी थे, उनके मन में शंका होने लगी। तो उन्होंने समाजवाद को भी ऐसे उनको लगा कि हमें समाजवाद को भी अपनाना चाहिए, लेकिन वो समाजवाद नहीं अपना सकते थे। तो इसलिए उन्होंने समाजवाद में कुछ सुधार करके उसको अपनाना उचित समझा। तो उसको हम लोकतांत्रिक समाजवाद बोलते हैं। यानी समाजवाद के जो मूल जो सिद्धांत थे उसमें परिवर्तन करके, जैसे समाजवाद मानता है कि राज्य का अंत एक क्रांति से हो जाएगा, तो वहीं लोकतांत्रिक समाजवाद मानता है कि इसके लिए हमें निरंतर प्रयास, धीरे धीरे प्रयास करने पड़ेंगे। किसी एक घटना से राज्य का अंत नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह समाजवादी जो पूंजी या संपत्ति का राष्ट्रीयकरण चाहता है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद में भी ऐसा ही कुछ करने का, यानी एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का एक रास्ता निकाला था। तो ये समाजवाद से संबंधित विचार थे। अब हम पढ़ते हैं नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद से संबंधित विचार। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, यानी लखनऊ में कांग्रेस का 1936 में अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षीय भाषण यानी अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने भाषण में कहा
कि मेरा यह निश्चित मत है कि विश्व की और भारत की समस्या का एकमात्र हल समाजवाद में निहित है। यानी जो वर्तमान में विश्व के सामने है वो और वैसी ही समस्या भारत के सामने है, और उन दोनों का हल है वो समाजवाद में ही हम ढूंढ सकते हैं। समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी, बेइज्जती और गुलामी से मुक्त कर सके। यानी नेहरू जी का इतना विश्वास था कि समाजवाद ही भारतीय लोगों का भला कर सकता है, इनकी गरीबी, बेकारी, बेइज्जती और गुलामी जैसी जो समस्या है उनसे उनको मुक्त कर सकता है। उन्होंने जो मार्क्सवादी और जो लेनिनवादी विचारधारा की प्रशंसा करते हुए उसे भारत में व्याप्त विभिन्नताएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को हल करने का माध्यम बताया था। ये उनके विचार थे 1936 में, जब वो लेनिनवादी और मार्क्सवाद के प्रति उनका लगाव ज़्यादा था। इसके पीछे उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड था, उनकी शिक्षा थी। हमने जो पहले वीडियो है उसको आप एक बार ज़रूर देख लें ताकि आप नेहरू के विचारों को अच्छी तरह से समझ सकें। जो वो कैरो स्कूल में जब पढ़ते थे तो वहाँ उनकी मुलाकात है वो, या फिर या यूँ कहें कि वहाँ इनको लिटरेचर पढ़ने को मिला जो मार्क्सवाद से संबंधित था, तो उससे ये प्रभावित हुए 1936 में। इससे पहले 1927 में ये रूस की यात्रा पर भी गए थे। उसकी प्रगति देखकर तो उनको लगा कि मार्क्सवाद है, क्योंकि उस समय वहाँ लेनिनवाद चल रहा था, तो उनको लगा कि बहुत अच्छी विचारधारा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति आते आते यानी 1945 तक आते आते नेहरू जी के समाजवादी परिवर्तन जो विचार थे, यानी जो पहले मार्क्सवाद से जुड़े थे और जो लेनिनवाद को अच्छा बताते थे, उनसे जो जुड़े हुए विचारों में कुछ परिवर्तन आने लगा और यह परिवर्तन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रभाव से हुआ। रूजवेल्ट का नाम काफ़ी फेमस है क्योंकि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब यूएनओ की स्थापना हो रही थी तो रूजवेल्ट ने बहुत अच्छा काम किया था। तो रूजवेल्ट के प्रभाव से इनको अपने समाजवादी विचारों में कुछ परिवर्तन करना पड़ा, या यूं कहे कि इनके समाजवादी और साथ ही साथ जो साम्यवाद का जो घृणित पक्ष था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समाजवाद में कुछ ऐसी चीज़ें नेहरू जी को देखने को मिली जिससे उनको उस चीज़ से घृणा हो गई। और यूरोप के कई देशों ने भी लोकतंत्र तथा समाजवाद के मिले जुले रूप को अपनाया हुआ था। यानी साम्यवाद से इनका लगाव है वो कम हो गया। और जो वहीं दूसरी ओर मैंने आपको बताया कि यूरोप के देशों ने समाजवाद को लोकतंत्र के साथ मिला जुला कर अपनाना शुरू कर दिया था, जिसको वो प्रगतिशील प्रोग्रेसिव सोशलिज्म बोलते थे या नाम देते थे। तो नेहरू जी ने भी इसी तरह के प्रगतिशील समाजवाद की धारणा को स्वीकार किया और उसके मिश्रित रूप को इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया और उसे ही उन्होंने भारत में अपनाने की वकालत की। तो नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता, लोकतांत्रिक समाजवाद है वो एक मानवीय धारणा है। नेहरू जी का समस्त जो चिंतन है वो मानववाद से भरा हुआ है। मानववाद का उद्देश्य है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास को महत्वपूर्ण स्थान देना। यानी मानववाद है वो ये चाहता है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। यानी राज्य की भलाई के लिए, राज्य के विकास के लिए व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती है, ऐसा उनका मानना था। यानी जो व्यक्तिगत विकास है वो केंद्र बिंदु होना चाहिए, न कि
समाजवाद होना चाहिए। उसके गौरव को बढ़ाना, समाज के दलित, शोषित गरीबों को ऊपर उठाना, इनके जो चिंतन है उसका मुख्य बिंदु रहा है। उनका मानना था कि समाजवाद व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति समाजवाद के लिए नहीं है। यानी जिस तरह राज्य व्यक्ति के लिए, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, उसी तरह इनका मानना था कि समाजवाद व्यक्ति के भलाई के लिए हमें लाना चाहिए, न कि समाजवादी विचारधारा का विकास करने के लिए हमें व्यक्ति को अपनाना चाहिए या व्यक्ति को बलिदान देने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो समाजवादी व्यवस्था व्यवहार में अमानवीय थी, यानी जो पुरानी साम्यवादी व्यवस्था थी वो व्यवहार में अमानवीय थी, क्योंकि उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं था। जबकि समाजवादी जो व्यवस्था है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के को एक अनिवार्य लक्षण माना जाता है। इसीलिए जो नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार है वो व्यक्ति के या मानवीय धारणा के काफ़ी नज़दीक है। आगे हम पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद एक प्रभावी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नेहरू जी का ऐसा मानना था कि उनके समाजवाद की धारणा में लोकतंत्र के विचार का केंद्रीय स्थान था। यानी लोकतंत्र के साथ ही वो समाजवाद को अपनाना चाहते थे। लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था उनकी समाजवादी धारणा का प्रारंभिक बिंदु थी। यानी उनके समाजवादी धारणा है वो लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था से ही शुरू होती थी। इसके लिए नेहरू जी ने कहा था एक बार कि लोकतंत्र का अपरिहार्य परिणाम समाजवाद है, और राजनीति लोकतंत्र में यदि आर्थिक लोकतंत्र सम्मिलित नहीं तो वह अर्थहीन है। नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद समानता के तत्वों को स्वीकार करने के साथ ही व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का भी समर्थक है। यानी वो कहते थे कि लोकतंत्र तो अपरिहार्य है, और जिस समाजवाद में आर्थिक लोकतंत्र सम्मिलित नहीं है तो इसका मतलब वो अर्थहीन है। ऐसे राजनीतिक लोकतंत्र या समाजवाद का कोई वजूद नहीं है, या फिर कोई वास्तविक अर्थों में उसको हम एक विचारधारा नहीं मान सकते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता का भी वो समर्थन करते हैं व्यक्ति की, और समुदाय का संचालन भ्रातृत्व के आधार पर चाहते हैं कि समुदाय का संचालन है वो भ्रातृत्व की धारणा पर होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद एक बहुआयामी धारणा है। उनका ऐसा मानना था कि मल्टी डायमेंशनल अवधारणा है जो राजनीतिक लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा विकसित करती है या होती है। यानी उनके जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसमें सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र का भी वो बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जब तक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा तब तक सामाजिक नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी नेहरू जी ने व्यक्तिवादियों की इस धारणा से भी असहमति जताई कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए, और उन्होंने इस धारणा से भी उनको आपत्ति थी कि मार्क्सवाद में ये कहा गया है कि राज्य का जो उत्पादन और वितरण के साधन है वो राज्य के नियंत्रण में होने चाहिए, क्योंकि व्यक्तिवादी मानते थे कि जब व्यक्ति को अकेला छोड़ेंगे तो एक योग्य व्यक्ति समाज में बना रहे, यानी एक योग्य व्यक्ति है वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि यदि उस पर बेवजह कि आप टैक्स थोपोगे तो एक योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्तिवादियों का मानना था। लेकिन मार्क्सवादियों का मानना था कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन जो नेहरू जी थे उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को, यानी पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य का मार्ग अपनाते हुए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। यानी जहाँ राज्य का नियंत्रण आवश्यक है वहाँ वो राज्य के नियंत्रण में रहना चाहते हैं, और जहाँ व्यक्ति को स्वतंत्रता की ज़रूरत है तो वो वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं। यानी एक तरह से मिश्रित व्यवस्था, निजी व्यवस्था भी हो और सार्वजनिक व्यवस्था, दोनों तरह की जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको अपनाने के पक्ष में थे। नियोजित व्यवस्था का समर्थन, यानी नियोजित प्लान्ड जो व्यवस्था है, प्लान्ड ये व्यवस्था में वह आता है व्यवस्था, यानी प्लान्ड व्यवस्था के समर्थन में थे, क्योंकि उन्होंने
1927 में सोवियत संघ की यात्रा के दौरान वहाँ की नियोजित व्यवस्था से वो काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि 1917 के कुछ ही सालों के बाद में 1927 तक यानी 10 से 1 सालों में रूस है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था। तो इन्हीं विचारों के साथ उन्होंने स्वतंत्रता से पहले ही कांग्रेस दल में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, यानी एक ऐसी उन्होंने समिति बनाई जो राष्ट्र में नियोजन की व्यवस्था करेगी। साथ ही साथ उन्होंने 28 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन राष्ट्रीय योजना आयोग का भी स्थापना कर दी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्थापना की और इसी योजना आयोग के देखरेख में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र का नियोजित ढंग से विकास करना था। यानी प्लान्ड तरीके से निश्चित समय में, यानी एक समय सीमा जो 5 वर्ष थी, यानी हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 5 वर्ष में एक ही फील्ड में एक ही क्षेत्र का समुचित विकास किया जा सके, ऐसी उनकी धारणा थी। और उनके जो समाजवादी नियोजन व्यवस्था थी वो प्रकृति में लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य लोगों का सर्वांगीण विकास था, यानी लोगों का संपूर्ण विकास होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक नेहरू जी का मानना था कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जिसका उद्देश्य जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना और देश की निर्धनता को दूर करना है। यानी नेहरू मानते थे कि राज्य को व्यक्तियों के कल्याण के काम करने चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान तो देना ही देना चाहिए, साथ ही साथ उनकी निर्धनता को दूर करने के लिए काफ़ी काम करने चाहिए। नेहरू जी का मत था कि सरकार का दायित्व है कि सामान्य जनता को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सुविधा सामान्य सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रगतिशील रहे। कल्याणकारी राज्य की धारणा में उन्होंने शिक्षा के विस्तार, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकों एवं विकसितों के हितों की सुरक्षा और राष्ट्रीय भाषा को स्वीकार किया है। यानी कल्याणकारी राज्य की धारणा में क्या क्या स्वीकार करते हैं? धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा का विस्तार, अल्पसंख्यकों एवं विकसितों के हितों की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय भाषा को इन्होंने स्वीकार किया है। यहाँ थोड़ी सी विकसितों के हितों की प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या कहना चाहते हैं वो। तो ऐसा उनका मानना था कि हमें लोक कल्याणकारी राज्य के लिए के स्थापना के लिए हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए, और ये प्रयास हैं वो हमें समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवादी तरीके से ही अपना सकते हैं या प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्होंने अविकसितों के हितों की सुरक्षा, यानी यहाँ विकसित नहीं है, अल्पसंख्यकों एवं अविकसितों अविकसितों के हितों की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय भाषा को स्वीकार किया है। अन्य विचार हम लेते हैं इन्हीं से जुड़े, जैसे व्यापक स्वतंत्रता का समर्थन, यानी नेहरू जी है वो अपने लोकतांत्रिक समाज की धारणा में स्वतंत्रता का व्यापक समर्थन करते हैं। उनका विचार था कि समाजवाद का लक्ष्य केवल समानता या समान अवसर उपलब्ध करवाना ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता यानी समानता और अवसर की समानता के साथ साथ व्यापक स्वतंत्रता की भी व्यवस्था समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद में होनी चाहिए। अवसर की समानता के पक्ष में वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार करने का अन्य कारण एक ये भी है कि इसमें अवसर की समानता है। उनका विचार था कि समाजवाद का नैतिक दर्शन है
का एक प्रमुख अंग है और समानता का अर्थ व्यक्तियों के मध्य आर्थिक विषमताओं को यथासंभव सीमित करना और राष्ट्रीय आय के वितरण को अधिकाधिक न्याय संगत बनाना, जिससे कि सभी को अवसर की समानता यानी अपने विकास की समानता का अवसर मिल सके। यानी समानता है वो समाजवाद का एक प्रमुख लक्षण है, प्रमुख सिद्धांत है। तो इसी आधार पर अवसर की समानता है वो ज़्यादा प्राप्त की जा सकती है। लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के साधन बहुत ही विस्तृत रूप से उन्होंने माना है कि यदि लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना है तो हमें एक मतपत्र की शक्ति, बैलेट पावर ऑफ बैलेट पेपर को अपनाना होगा। पावर ऑफ बैलेट पेपर यानी मतपत्र की जो शक्ति है उसको पहचानना होगा। और उसी के द्वारा हम लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। समाजवादी नीतियों को पूर्ण रूप से लागू करना है तो हमें लोगों को मतदान का अधिकार देना पड़ेगा। और उनका मानना था कि अंत में अतः लोकतांत्रिक समाजवादी सरकार समाजवादी कार्यक्रम में भी ऐसे अंशों को ही लागू करने का प्रयास करे जिससे कि उसके साधनों की दृष्टि से लागू किया जाना संभव हो सके। यानी ये बैलेट पेपर मतपत्र की महत्व को वो पहचानते थे और उसी के द्वारा लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की जा सकती है। जैसे कि दूसरे विचारकों ने उसको, जैसे मार्क्सवाद लेनिनवाद में क्रांति के द्वारा स्थापित की जाती है, तो उनका मानना था कि हमें क्रांति को साधन के रूप में नहीं बल्कि लोकतंत्र को स्थापना एक हथियार के रूप में अपनाना चाहिए। लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के दिशा में किए गए उनके प्रयास, यानी जब वो उन्होंने क्या ऐसे काम किए जिससे कि उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसकी स्थापना के लिए प्रयास किए हैं, तो उसमें हम ले सकते हैं कि उन्होंने भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें बहुत सारे ऐसे, जैसे समान काम के लिए समान वेतन और अवसर की समानता और प्रस्तुति और कामगार वर्ग की फैक्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका या उनके प्रबंध में मजदूरों का सहयोग, एक न्यूनतम मूल्य या मजदूरी तय करना, ऐसे जो हमारे नीतिक निर्देशक तत्व है जिसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो उनका डालने के पीछे नेहरू जी का ही हाथ था, या यूं कहें कि नेहरू जी ने ही ऐसे नीति निर्देशक तत्वों को डालने के लिए जोर दिया था। 1955 के जो आवड़ी में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में नेहरू ने कहा कि कांग्रेस दल और उसकी सरकार को समाजवाद की स्थापना मुख्य लक्ष्य के रूप में मानना चाहिए और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा एक समाजवादी समाज की स्थापना करना उनका उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक कार्य योजना भी तैयार की थी जिसकी विशेषता, पहला, उत्पादन के प्रमुख साधनों तथा उत्पादन पर समाज का नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी स्थापित करना, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना, भूमि सुधार अर्थात कृषि क्षमता को बढ़ाने के उपाय करना, सहकारिता को बढ़ावा देना। ये उनके 5 हैं। वो समाजवादी समाज की स्थापना के उन्होंने कुछ योजना तैयार की थी, उसमें ये 5 तत्व इम्पोर्टेंट थे। 1956 के नागपुर अधिवेशन में समाजवादी सहकारी राज्य के निर्माण का प्रस्ताव भी पारित उन्होंने करवाया था। यानी जो 1956 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था उसमें उन्होंने समाजवादी सहकारी राज्य की स्थापना का प्रस्ताव भी पारित करवाया था। और ये इनमें से बहुत सारे तत्व हैं वो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में डाले गए। हालांकि वो ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य घोषित किया जाए उद्देश्य प्रस्ताव में या फिर उसकी प्रस्तावना में, लेकिन फिर भी हमने
1942 में संशोधन में हमने भारत को समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया है। तो ये उनके कुछ विचार थे, ये उनके नेहरू के विचार थे। समाजवाद से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ना भूलें। ये ज़रूरी काम है क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।